नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है देहरादून उत्तराखंड से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। देहरादून के ट्रांसपोर्टर अशोक रोहिल्ला का घर माता मंदिर रोड पर था, जो थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में आता था। रोहिल्ला परिवार में 3 ही सदस्य थे, खुद अशोक रोहिल्ला, उसकी पत्नी कामना रोहिल्ला और 3 साल की बेटी जानवी। कामना ने कॉलोनी में ही बुटीक खोल रखा था। जानवी छोटी थी, इसलिए उसे वो दिन भर साथ में रखती थी। 29 अगस्त 2019 की बात है। रात गहराते ही अशोक और कामना खाना खाकर सोने चले गए थे। जानवी पहले ही सो चुकी थी। रात के 11 और 12 बजे के बीच अशोक के घर से 2 गोलियां चलने की आवाज आई। गोलियों की आवाज सुनकर पड़ोसी घबराए। उन्हें लगा कि लूटपाट के लिए अशोक के घर में बदमाश घुस आए हैं। अशोक या उसकी पत्नी ने विरोध किया होगा, जिसकी वजह से बदमाशों ने गोलियां चला दी होगी। हकीकत जानने के लिए एक पड़ोसी घर के बाहर निकला तो उसने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में देखा कि अशोक अपनी कार ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा है। वो घबराया हुआ सा लग रहा था। पास पड़ोस के लोग अशोक के घर के सामने इकट्ठा हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। हकीकत जानने की उत्सुकता सभी के मन में थी, इसलिए हिम्मत करके कुछ लोग अशोक के घर के अंदर घुस गए। अंदर सभी लाइटें जल रही थी। घर का सारा सामान यथावत था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वहां कुछ हुआ है। उन लोगों ने अशोक के बेडरूम में झांका तो सन्न रह गए। बेड पर कामना का खून से सना शव पड़ा था। उसके सिर से बहता खून फर्श पर फैलता जा रहा था। कामना के पास ही उसकी बेटी जानवी सोई थी। उस समय सभी को लगा कि कामना की हत्या अशोक ने ही की होगी, इसलिए वो भाग गया। शव देखते ही अंदर गए लोग कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर घटना की सूचना दे दी। थोड़ी देर बाद नेहरू कॉलोनी थाने के थानेदार दिलबर नेगी पुलिस टीम के साथ मौका वारदात पर आ गए। उस समय रात के 1:30 बजा था। थानेदार दिलबर नेगी ने मौका वारदात का मुआयना किया। कमरे की एक एक चीज अपनी जगह पर मौजूद थी। खास बात यह थी कि कामना की बेटी जानवी मां के शव के पास ही सोई थी। देखने से कतई ऐसा नहीं लग रहा था कि वारदात को लूट, चोरी या फिर डकैती के लिए अंजाम दिया गया था, क्योंकि ऐसा होता तो घर की सभी चीजें यथास्थिति में नहीं होती। पुलिस को पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि कामना का पति अशोक गोली चलने के बाद तेजी से कार लेकर कहीं भाग गया था, जिसे एक पड़ोसी ने देखा था। एसओ दिलबर नेगी ने घटना की सूचना सीओ जया बलूनी, एसपी श्वेता चौबे और एसएसपी अरुण मोहन जोशी को दे दी। घटना की सूचना मिलने के आधे घंटे के भीतर सीओ जया बलूनी और एसपी सिटी श्वेता चौबे मौके पर पहुंच गई। जिस कमरे में बेड पर कामना का शव पड़ा था, उससे करीब 5 मीटर दूर बड़ी मात्रा में ताजा खून पड़ा हुआ था। पुलिस ने इससे अनुमान लगाया कि संभव है गोली अशोक को भी लगी हो। ये भी सोचा गया कि लूटपाट की नीयत से कमरे में घुसे बदमाशों से हाथापाई के बीच गोली चली हो, जिससे गोली लगने से कामना की मौत हो गई हो और अशोक को गोली लगी हो। क्राइम सीन देखकर पुलिस का दिमाग चकरा गया था। साफ तौर पर यह बात समझ में नहीं आ पा रही थी कि मामला आखिर है क्या। अशोक के सामने आने पर यह असलियत सामने आ सकती थी। पुलिस अशोक का पता लगाने में जुटी थी। पड़ोसियों से अशोक का मोबाइल नंबर मिल गया तो उससे फोन करके उसकी सही लोकेशन पूछी गई। उसने बताया कि वो श्रीमंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती है। उसने पुलिस को ये भी बताया कि लूट की नीयत से घर में घुसे बदमाशों ने पत्नी की हत्या करके उसे भी पीठ में गोली मार दी थी। अशोक रोहिल्ला की बातें पुलिस को हजम नहीं हुई। पुलिस ये सोचकर परेशान थी कि बदमाशों ने गोली दोनों को मारी थी, तो अशोक पत्नी को अस्पताल ले जाने के बजाय उसे घर पर ही छोड़कर इलाज के लिए खुद अस्पताल क्यों चला गया। मामला जरूर कुछ और था। जांच पड़ताल के बाद ही सच्चाई सामने आ सकती थी। रात में ही इस घटना की सूचना कामना के मायके वालों को देकर उन्हें बुला लिया गया। पुलिस अशोक की सच्चाई का पता लगाने के लिए अस्पताल पहुंची, जहां वो आईसीयू में भर्ती था। गोली लगने से उसके शरीर से काफी खून बह चुका था और उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। अशोक ही एक ऐसा चश्मदीद था जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मतलब उसने हत्यारे को अपनी आंखों से देखा था। संभव था कि हत्यारे ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अशोक पर भी यही सोचकर गोली चलाई हो
कि उसकी मौत के बाद पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। अशोक रोहिल्ला जिंदा है, ये सोचकर पुलिस ने थोड़ी राहत की सांस ली। बहरहाल मौके पर जांच में जुटी पुलिस ने एक बार फिर से कामना की शव की पड़ताल की। जांच के दौरान पता चला कि हत्यारे ने कामना को सिर के पीछे से गोली मारी थी। कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन डीवीआर मौके से गायब थी। इसका मतलब था कि हत्यारा अपनी पहचान छिपाने के लिए डीवीआर भी साथ लेकर गया था, ताकि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाए। क्राइम सीन की पड़ताल से एक बात तो तय थी कि हत्यारा जो भी रहा हो, वो पेशेवर नहीं था। अगर वो पेशेवर होता तो अपना काम करके भाग जाता, ना कि डीवीआर साथ में लेकर जाता। यानी हत्यारा जो भी था, रोहिल्ला परिवार को जानने वाला था। दूसरे, अगर वो कामना को गोली मारता तो सीधे उसके माथे पर जाकर लगती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसका मतलब कामना, उसके पति और बच्चों के अलावा कोई और भी वहां था जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। कामना की बेटी उसकी बगल में सोई हुई थी। हत्यारे ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसका जो भी मकसद रहा हो, उसका निशाना कामना और अशोक ही थे। एक की उसने जान ले ली थी और दूसरा अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। बहरहाल पुलिस ने कानूनी कार्रवाई पूरी की। मृतका का भाई रमेश आ चुका था। पुलिस ने 3 साल की जानवी को उसे सौंप दिया। कामना के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया गया। कागजी कार्रवाई पूरी करते करते सुबह के करीब 4:30 बज गए थे। ये घटनाक्रम 29 और 30 अगस्त 2019 की रात का था। 31 अगस्त को कामना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कामना को काफी नजदीक से गोली मारे जाने का उल्लेख था, लेकिन गोली उसके सिर में नहीं मिली थी। गोली दाईं आंख को चीरते हुए निकल गई थी, जबकि पुलिस को घटनास्थल से कोई गोली बरामद नहीं हुई। पुलिस अशोक के स्वास्थ्य की पल पल की जानकारी ले रही थी। उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा था। पुलिस को अशोक के आईसीयू से जनरल वार्ड में पहुंचने की प्रतीक्षा थी। पुलिस को आशंका थी कि हो सकता है हत्यारा उस पर दोबारा हमला करने की कोशिश करे, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे 2 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। 1 सितंबर 2019 को अशोक रोहिल्ला को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया, तो थानेदार दिलबर नेगी उससे पूछताछ करने इंद्रेश अस्पताल पहुंचे। अब अशोक पूरी तरह खतरे से बाहर था। गोली उसके पेट को छूती हुई निकल गई थी। एसओ नेगी ने उससे घटना के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि 29 अगस्त की रात करीब 11:30 बजे बुआ का बेटा रिंकू उर्फ अजय वर्मा उससे मिलने आया था। रिंकू अमन विहार थाना रायपुर में रहता है। उसके साथ 2 और लोग थे। रिंकू और उसके दोस्तों को ड्राइंग रूम में बैठाकर वो अंदर कमरे में चला गया। रिंकू के पानी मांगने पर वो किचन में पानी लेने को चला गया था। तभी रिंकू बेडरूम में गया और वहां 3 साल की बेटी के साथ सो रही कामना के सिर से रिवॉल्वर सटाकर गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर वो जैसे ही वहां पहुंचा तो रिंकू ने उस पर भी फायर झोंक दिया। गोली लगते ही वो जान बचाकर वहां से भाग निकला और अस्पताल जा पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं। रिंकू वर्मा का नाम सुनते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। वो रायपुर थाने का हिस्ट्री सीटर था। उसके खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास के कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस के लिए वो वांछित अपराधी था। उसे पकड़ने के लिए उस पर बड़ा इनाम रखा गया था। रिंकू अपने पास मोबाइल नहीं रखता था, इसलिए पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस हत्याकांड ने एक बार फिर से पुलिस की नाक में दम कर दिया था। अशोक रोहिल्ला के बयान के आधार पर पुलिस ने कामना की हत्या और अशोक की हत्या के प्रयास की धारा के साथ रिंकू उर्फ अजय वर्मा को नामजद करके रिपोर्ट रोज नामचे में दर्ज कर ली। रिंकू के खिलाफ मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस उसे पकड़ने के लिए सक्रिय हो गई। पूछताछ के दौरान पुलिस को अशोक ये नहीं बता सका कि रिंकू ने कामना की हत्या और उसे मारने की कोशिश क्यों की। आखिर कामना से उसकी क्या दुश्मनी थी। अशोक के बयान ने पुलिस को उस पर शक करने को मजबूर कर दिया। पुलिस सच की तलाश में जुटी थी और गहराई में जाने के लिए उसने कामना और अशोक के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल खंगाली, जिससे ये पता लग सके कि घटना वाली रात दोनों ने किस किस से बात की थी। इसी दरमियान मृतका कामना के भाई ने पुलिस को बहनोई अशोक के बारे में एक ऐसी चौंकाने वाली जानकारी दी जिसने जांच की दिशा ही बदल दी। पुलिस ने जब अशोक के नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई तो पता चला कि घटना वाली रात उसकी आखिरी बात मेरठ के सरधना निवासी दीपक शर्मा से हुई थी।
उधर रिंकू वर्मा को पकड़ने के लिए भी पुलिस की खोजबीन जारी थी। इस प्रयास में पुलिस ने रिंकू के कुछ साथियों को पकड़ लिया। उनसे रिंकू के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि रिंकू सालों से नजर नहीं आया, किसी को भी उसका पता नहीं था। रिंकू के साथियों से मिली जानकारी और कामना के भाई द्वारा बताई गई बातों से पुलिस को यकीन हो गया कि कामना की हत्या के पीछे उसके पति अशोक रोहिल्ला का ही हाथ है। पुलिस को अशोक के खिलाफ कई ठोस सबूत मिल गए थे। अब बस इंतजार था अशोक के स्वस्थ होने का। 2 दिन बाद नेहरू कॉलोनी के थानेदार दिलबर नेगी सबूतों के साथ अस्पताल पहुंचे। अशोक आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट हो चुका था। थानेदार नेगी बात घुमाने फिराने की बजाय सीधे सपाट शब्दों में बोले, तुम्हारा खेल खत्म हुआ अशोक। अब हमें बता दो कि तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों कराई। तुम तो जानते हो कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। तुम्हारे तीनों आदमी कानून के फंदे में फंस गए हैं। एसओ नेगी की बात सुनकर अशोक को सांप सूंघ गया। वो आवाक सा दिलबर नेगी का मुंह ताकता रह गया। नेगी ने आगे कहा, तुम्हारे बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। पुलिस को सच्चाई पता चल चुकी है। अशोक समझ गया था कि पुलिस को सच्चाई का पता चल चुका है। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं था। अंततः उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसी ने ही 2 लाख रुपए की सुपारी देकर अपनी पत्नी की हत्या कराई थी। उसने इसकी जो कहानी बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जब तक अशोक ठीक नहीं हो जाता पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे हिरासत में लेकर उसके अगल बगल पुलिस बल बढ़ा दिया गया ताकि वो भाग ना सके। कामना रोहिल्ला हत्याकांड की कहानी कुछ इस तरह से सामने आई। 35 साल का अशोक रोहिल्ला मूल रूप से मेरठ के सरदना का रहने वाला था। वो देहरादून में रहकर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था। माल ढुलाई के लिए उसके पास कई निजी ट्रक थे। ट्रांसपोर्ट कारोबार में उसे अच्छी कमाई होती थी। अशोक के माँ बाप और भाई बहन मेरठ में ही रहते थे। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा वो घर पर खर्चा कर देता था। अशोक भाई बहनों में दूसरे नंबर का था। बचपन से ही वो मेहनतकश इंसान था। मेहनत के बलबूते पर ही उसने इतनी कम उम्र में बुलंदियों को छुआ था। पैसा आने के बावजूद भी उसके अंदर घमंड बिल्कुल नहीं था। बड़ा हो या छोटा वो सभी का सम्मान करता था। कारोबार के चलते अशोक का ज्यादातर समय देहरादून में बीतता था। बात 2009 की है। देहरादून के जिस इलाके में अशोक का ट्रांसपोर्ट का कारोबार था उसके ऑफिस के ठीक सामने एक दुकान पर पीसीओ था। उस दुकान पर कभी रेखा नाम की लड़की बैठती तो कभी उसका भाई सुरेश। अशोक को जब भी कहीं बात करनी होती थी तो वो सुरेश के पीसीओ से ही बात करता था। वो उस समय बात करने जाता था जब वहाँ रेखा होती थी। धीरे धीरे अशोक और सुरेश के बीच दोस्ती हो गई। अशोक ने सुरेश से दोस्ती रेखा के करीब जाने के लिए की थी। अशोक जवान था और खूबसूरत भी। उम्र के जिस पायदान पर वो खड़ा था वहाँ किसी लड़की का सानिध्य पाने की चाहत स्वाभाविक होती है। रेखा ने अशोक के मनोभावों को पढ़ लिया था। वो खुद भी सजीले जवान अशोक से प्रभावित थी। प्रेम का बीज दोनों के मन में अंकुरित हो गया था। अभी अशोक और रेखा दिल की जमीन पर मोहब्बत की फसल उगा ही रहे थे कि दोनों के बीच चुपके से एक नई कहानी ने जन्म लिया। एक स्थायी ग्राहक कामना रेखा के पीसीओ पर अक्सर बात करने आया करती थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा कुछ जरूर था जो लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। अशोक ने जब से कामना को देखा था वो रेखा को भूलकर उस पर लट्टू हो गया था। जबकि अशोक अच्छी तरह से जानता था कि कामना उसके दोस्त सुरेश की प्रेमिका है, फिर भी वो उसे जुनून की हद तक चाहने लगा। अशोक ने उसे हर हाल में अपना बनाने की सोच ली। अशोक रोहिल्ला बिजनेसमैन था। उसने बिजनेसमैन वाला दिमाग इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसने कामना को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की तो वो इसमें सफल भी हो गया। कामना के जिंदगी में आते ही अशोक ने रेखा से मुंह मोड़ दिया था। बहरहाल अशोक कामना को और कामना उसे प्यार करने लगी। अशोक की बाहों में जाते ही कामना ने पहले प्रेमी सुरेश को अपनी जिंदगी से मक्खी की तरह निकाल दिया। प्रेमिका की बेवफाई को वो सहन नहीं कर सका और देहरादून छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और चला गया। अशोक और कामना खुले आसमान में कुलाचे भरने लगे। 6 सालों तक लुका छिपी का खेल खुलकर खेलने के बाद अशोक और कामना ने 2014 में कोर्ट मैरिज कर ली। अब दोनों प्रेमी प्रेमिका से पति पत्नी बन गए। कोर्ट मैरिज करने के बाद अशोक और कामना नेहरू कॉलोनी इलाके की पॉश कॉलोनी
कामना माता मंदिर रोड पर किराए का फ्लैट लेकर रहने लगे थे। बाद में दोनों के परिवार वालों ने उन्हें स्वीकार कर लिया और धूमधाम से दोनों की शादी संपन्न हुई। अशोक का जमा जमाया कारोबार था। दिन में वो अपने काम पर चला जाता था। दूसरी ओर कामना अकेली घर में बोर हो जाती थी। कामना ने इसी खाली समय का इस्तेमाल करने के लिए बुटीक खोलने का फैसला किया। इस बारे में उसने अशोक से बात की तो उसने भी हाँ कर दी और पैसा लगाने को भी तैयार हो गया। बुटीक चलाने के लिए उसे जिस भी चीज की जरूरत होती अशोक लाकर दे देता था। पति के सहयोग से कामना ने मोहल्ले में ही बुटीक खोल लिया। थोड़ी सी मेहनत के बाद उसका बुटीक चल निकला। 2 साल बाद कामना ने एक बेटी को जन्म दिया। दोनों ने बड़े लाड़ प्यार से उसका नाम जानवी रखा। जानवी के आने से कामना की जिंदगी और भी ज्यादा बिजी हो गई। देखभाल के लिए बेटी को वो अपने साथ बुटीक पर लेकर जाती थी। अशोक और कामना की जिंदगी बड़े मजे से कट रही थी। पति पत्नी दोनों कमा रहे थे। अशोक की बुआ का बेटा रिंकू उर्फ अजय वर्मा अक्सर भाई भाभी से मिलने उनके घर पर आता था। इत्तेफाक की बात ये थी कि वो जब भी आता था उसकी मुलाकात अशोक से नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था। देवर के रिश्ते को महत्व देते हुए कामना उसकी खूब खातिरदारी करती थी। जब अशोक को पता चला कि रिंकू उसकी अनुपस्थिति में घर पर पत्नी से मिलने आता है तो वो पत्नी पर भड़क गया। उसने कामना से कहा कि जब भी वो घर आए तो उसे बैठाने के बजाय बाहर से ही विदा कर दिया करे। रिंकू अपराधी किस्म का इंसान है। पुलिस ने उस पर बड़ा इनाम रखा हुआ है। उसकी वजह से हम भी मुसीबत में आ सकते हैं। कामना ने पति की बात सुन तो ली, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाई। इसके बावजूद अशोक ने खुद भी साफ तौर पर रिंकू को घर आने से मना कर दिया। दरअसल 6 साल पहले रिंकू ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। उसके बाद रिंकू ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उसने तबातोड़ कई बड़े अपराध किए। जल्द ही वो अपराध की दुनिया में कुख्यात हो गया। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए उस पर बड़ा इनाम भी रखा। रिंकू के अपराधी बन जाने के बाद उसके घर वालों ने भी उसे अपनी जिंदगी और संपत्ति से बेदखल कर दिया था। जब घर वालों ने रिंकू का परित्याग कर दिया तो उसने उधर मुड़कर कभी नहीं देखा। वो रायपुर थाने के शास्त्री नगर कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर छिप छिप कर रहने लगा था। अशोक को पता था कि उसके मना करने के बावजूद रिंकू घर पर आता है और घंटों तक कामना के पास रहता है। ये बात उसे नागवार लगती थी। वो नहीं चाहता था कि रिंकू उसके घर आए और पत्नी से मिले। इसी बीच अशोक को कहीं से भनक लगी कि कामना और रिंकू के बीच में लंबे समय से अवैध संबंध है। इसी के चलते रिंकू कामना से मिलने उनके घर पर आता है। रिंकू को लेकर पति पत्नी के बीच काफी झगड़ा हो गया। कामना ने पति को लाख सफाई दी कि रिंकू के साथ उसका कोई अनैतिक संबंध नहीं है, लेकिन वो इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। हकीकत भी यही थी कि कामना और रिंकू के बीच में कोई अवैध संबंध नहीं थे। अशोक के मन में रिंकू नाम की शक की चिंगारी भड़की तो वो सोलो का रूप लेती गई। शक की आग में जलते अशोक ने एक खतरनाक फैसला ले लिया। ये फैसला था रिंकू को रास्ते से हटाने का। उसने कामना को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। योजना के अनुसार 3 नवंबर 2018 को अशोक ने रिंकू को अपने जन्मदिन की पार्टी में सहस्त्रधारा रोड स्थित एक मित्र के आवास पर बुलाया, जहां पर रात में पार्टी हुई। उस पार्टी में अशोक के दोस्त दीपक शर्मा, उसका छोटा भाई गौरव शर्मा और परवेज भी शामिल थे। इस पार्टी में कामना को नहीं बुलाया गया था। दीपक, गौरव और परवेज 4 नवंबर की सुबह रिंकू को नौकरी दिलाने के बहाने अपने साथ राजस्थान लेकर गए। जाने के लिए अशोक ने उन्हें कार बुक कराकर दी थी। रास्ते में परवेज ने धोखे से रिंकू को शराब में जहर दे दिया। बाद में उसे गला दबाकर मारने के बाद तीनों ने उसके शव को चूरू की झाड़ियों में फेंक दिया था और देहरादून लौट आए। रिंकू चूंकि घर से बेदखल था, इसलिए किसी ने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। अशोक ने कामना के आसपास से भले ही रिंकू नाम के कांटे को सदा के लिए निकाल फेंका था, लेकिन वो अब भी शक की आग में जल रहा था। अशोक के शक करने की बीमारी से दोनों के बीच मतभेद गहरा गए थे। एक छत के नीचे रहते हुए भी उनमें बहुत कम बात होती थी। इस बार अशोक को पता चला कि कामना का किसी फाइनेंसर के साथ चक्कर है। इसे लेकर उनके बीच जो बचे कुचे रिश्ते थे वो भी खत्म हो गए। परिवार के टूटने से कामना बुरी तरह से टूट गई थी।
पति को उसने लाख सफाई देनी चाहिए, लेकिन वह अपनी गृहस्थी बचाने में कामयाब नहीं हुई। जो अशोक कभी उसे दिल की गहराइयों से चाहता था, उसी को कामना की सूरत से भी घृणा हो गई थी। बेइंतहा प्यार अब बेइंतहा नफरत में बदल गया था। 5 सालों के भीतर इश्क का आशियाना तिनका तिनका होकर बिखर गया था। अकेलापन दूर करने के लिए अशोक के दिल में फिर से रेखा के लिए प्यार उमड़ आया। वो एक बार फिर रेखा की बाहों में जा गिरा। अशोक रेखा का पहला प्यार था, वो भी उसे भुला नहीं पाई थी। जब अशोक उसकी पनाह में आया तो उसने उसे दिल में जगह दे दी। कामना से पति की ये बातें छिपी नहीं रह सकी। जब उसे पति की सच्चाई पता चली तो घर में महाभारत छिड़ गया। गुस्से में आकर अशोक ने यहाँ तक कह दिया कि जानवी उसकी बेटी नहीं है, बल्कि किसी और की नाजायज औलाद है। कामना को पति की ये बात दिल में चुभ गई। इस बात को लेकर दोनों के बीच में खूब झगड़े हुए। अशोक रोजाना के झगड़ों से ऊब गया था और डिप्रेशन में रहने लगा था। अब कामना उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अंततः उसने पत्नी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसने 2 लाख में पत्नी की हत्या की सुपारी दे दी। ये काम मेरठ के कस्बा सरधना निवासी दीपक, गौरव और परवेज को करना था। योजना बनी कि घटना को अंजाम देने के बाद हत्या का दोष रिंकू के सिर पर मढ़ दिया जाएगा। पुलिस रिंकू की तलाश में मारी मारी फिरती रहेगी। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। गौरव शर्मा ने बतौर पेशगी अशोक से 1 लाख रुपए ले लिए थे। बाद में उसने उससे 50,000 रुपए और लिए। उन रुपयों में से उसने 30,000 रुपए का एक रिवॉल्वर खरीदा। 28 अगस्त 2019 की शाम गौरव अपने साथियों दीपक और परवेज को लेकर मेरठ से देहरादून पहुंचा, लेकिन उस दिन सही मौका न मिलने से ये लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। 29 अगस्त की रात कामना घर का कामकाज निपटाकर बेटी के साथ जल्दी सो गई थी। अशोक भी जल्दी घर आ गया था। पत्नी के सोने के बाद अशोक ने करीब 11 बजे गौरव को फोन करके घर में बुला लिया। तीनों बदमाश एक होटल में कमरा लेकर ठहरे हुए थे ताकि किसी को उन पर शक ना हो। अशोक की ओर से हरी झंडी मिलते ही 11:30 बजे दीपक शर्मा, गौरव शर्मा और परवेज अशोक के घर पहुंच गए। अशोक के घर में चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। गौरव ने देखा तो सहम गया। उसने अशोक से कैमरे ऑफ करने के लिए कहा तो उसने कैमरे बंद कर दिए। खैर, अशोक ने तीनों को ड्राइंग रूम में बैठाया। गौरव ने उससे कामना के बारे में पूछा तो उसने कमरे की ओर इशारा करके बता दिया कि वो कमरे में सो रही है, उसके साथ बेटी भी सो रही है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। इशारे से अशोक ने उसे समझाया तो उसने सिर हिलाकर भरोसा दिया कि बच्ची को कुछ नहीं होगा। तीनों बदमाश दबे पांव उस कमरे में पहुंचे जहां कामना सो रही थी। गौरव ने कमर से रिवॉल्वर निकाला और उसके सिर के पीछे सटाकर ट्रिगर दबा दिया। गोली उसकी दाईं आंख को चीरती हुई पार हो गई और बेड में जाकर धंसी। कुछ पल के लिए कामना हिली, फिर शांत हो गई। पुलिस को गुमराह करने के लिए अशोक ने गौरव से उस पर भी फायर करने के लिए कह दिया था ताकि लगे कि बदमाश लूट की नीयत से घर में घुसे थे। विरोध करने पर उन्होंने कामना और उसके पति को गोली मार दी, जिसमें कामना की मौत हो गई और वो बच गया। अशोक के कहने पर गौरव ने उसे पीछे से गोली मारी। गोली अशोक की पीठ और पेट को चीरती हुई दीवार में धंस गई। उसके बाद गौरव, दीपक और परवेज सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर उखाड़कर अपने साथ ले गए ताकि पुलिस उन तक किसी भी कीमत पर न पहुंच सके, लेकिन वे अपने मकसद में सफल नहीं हो सके। पुलिस कॉल डिटेल्स और सर्विलांस के जरिए कातिलों तक पहुंची गई। अशोक ने रिंकू को फंसाकर पुलिस को उलझाने की जो तरकीब निकाली थी वो धरी की धरी रह गई। पुलिस ने रिंकू और कामना की हत्या के लिए दीपक शर्मा, गौरव शर्मा, अशोक रोहिला और परवेज के खिलाफ हत्या और आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। रिंकू के शव का पता लगाने के लिए पुलिस तीनों आरोपियों दीपक, गौरव और परवेज को लेकर राजस्थान के चूरू गए, लेकिन उसका शव नहीं मिल सका। शक की बीमारी ने ना जाने कितनी गृहस्थियां उजाड़ी है। अशोक के साथ भी यही हुआ। अगर उसने विवेक से काम लिया होता तो कामना जिंदा होती और वो जेल से बाहर। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो
जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।